Good morning, all of you. As you know, in the previous lecture, we have started about the value added method. We know about what's the mean of value added method, and today we will continue our this method again. Value added method क्या होता है? ये हमने पढ़ा था. Gross value added by all the producing enterprises within the domestic territory of a country during the period of 1 year. आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. इसका मतलब है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उनके द्वारा जो भी चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी वैल्यू को हमने क्या करना है, एग्रीगेट करना है, यानी कि उनको जोड़ना है, वैल्यू एडिशन करना है. तो इस वैल्यू एडिशन को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एमपी. इट मीन्स जब सभी गुड्स की वैल्यू को हम एडिशन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी एमपी. क्लियर. इसका एक अनदर जो है नेम भी है, जिसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूं और डाल के, कि अगर जीडीपी एमपी की जगह पे क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी लिखा होगा तो इसका भी सेम मीनिंग ही है. यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ जगह के ऊपर आपको ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी दे रखा है. सेम मीनिंग इज देयर. ग्रॉस वैल्यू एडिड मतलब अगर हम उसको बाहर भी वही चीज लिख दें कि ग्रॉस वैल्यू एडिड एमपी, यानी कि मार्केट प्राइस के ऊपर सभी गुड्स का रेट अगर हम लेते हैं और उनको प्लस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी निकल आती है, काउंट हो जाती है मार्केट वैल्यू के ऊपर. सेम ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी. क्लियर. इसके अलावा कई बार कंसेप्ट के अंदर आपको ग्रॉस की जगह के ऊपर एन वर्ड से यूज किया जाता है. एन स्टैंड फॉर नेट एंड ग्रॉस स्टैंड फॉर जी स्टैंड फॉर ग्रॉस. क्लियर. तो अब हम ग्रॉस की जगह पे अगर क्वेश्चन में एन देखते हैं तो वो देखते ही हमें लगता है कि ये कुछ नया कंसेप्ट है. इट वॉज नॉट अ न्यू कंसेप्ट. वो क्या था, सिर्फ एक पुराना कंसेप्ट ही था. कैसे, एनडीपी मैं अगर सेम लिखती हूं सिवाय जी के, यहाँ पे सिर्फ मैंने एन चेंज किया है, एनडीपी एमपी, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि ग्रॉस के अंदर हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना है, तब हम नेशनल इनकम के ऊपर पहुंचेंगे. लेकिन यहाँ पे अगर क्वेश्चन में एनडीपी ऑलरेडी दे रखा है, इट मींस डेप्रिसिएशन वाज डिडक्टेड फर्स्टली. सबसे पहले से ही वो क्या हो चुका है, ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है. ठीक है. तो यही चीज ग्रॉस वैल्यू एडेड के जगह पे हमें सेम लिखा हो सकता है, नेट वैल्यू एडिड एमपी. तो इसका मतलब ही वही हुआ. अगर हमें ग्रॉस की जगह पे नेट का वर्ड यूज करके दे रखा है, नेट लेटर को लिख दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन को हमने लेस कर दिया है. तो क्वेश्चन में अगर दोबारा डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको कंसेप्ट ऊपर रीड करना है कि आपको पूछा क्या है. अगर नेशनल इनकम पूछा है तो इट मीन ठीक है, पहले हम नेट के ऊपर जा चुके हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें दोबारा डेप्रिसिएशन को डिडक्ट नहीं करना. इज इट क्लियर. ये चारों कंसेप्ट ही आपके क्या शो करते हैं, वैल्यू एडिड मेथड. तो इन चारों में से कोई भी एक वर्डिंग आपको एग्जाम के अंदर आपके कंसेप्ट के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हो सकता है. इसी के बेस के ऊपर एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं आज. क्वेश्चन है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड का. आपको फाइंड आउट करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू आपको पता करनी है. तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास टर्म क्या दे रखी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी गिवन है, सेल टैक्स गिवन है, सब्सिडीज एंड डेप्रिसिएशन. जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एग्जांपल लिया था उसमें हमने फर्म को इन्वॉल्व किया था कि वन फर्म एंड सेकंड फर्म अगर दे रखा है तो सभी फर्म्स की वैल्यू को एडिशन कर दो तो वो क्या हो जाएगी, पूरी इकोनॉमी की हम एज्यूम कर लेते हैं कि सभी फर्में आ गई उसके अंदर, तो पूरी इकोनॉमी की हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड एडिशन कर लिया था. राइट. लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन उस एंगल से आए, अभी हमें क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, तो वो मोल्ड करके आपको किसी तरह से भी डाल सकते हैं एग्जामिनर. यहाँ पे हम निकालेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इट इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मूला पहले आपको लर्न होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है जब भी हमें निकालना है. वैल्यू एडेड के लिए हम कंसेप्ट क्या लेते हैं, सबसे फर्स्ट हमें पता है कि जब सभी वैल्यूज को हम एडिशन करेंगे तो वो क्या निकलाएगा, जीडीपी एमपी निकलाएगा. क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी भी लिख सकती हूँ. यस डेफिनेटली आई कैन, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ. ठीक है. तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के ऊपर जाते हैं. फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्लियर? ये हमारे पास पॉइंट है। इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या देखना है इस क्वेश्चन में, और क्या दे रखा है हमारे पास। ये वैल्यू आउटपुट तो है लेकिन इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं है। जीडीपी एमपी है क्वेश्चन के अंदर, फिर से हम देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी नहीं दिया, बट उसकी जगह पे नेट वैल्यू एडेड एट एफसी दिया हुआ है। क्लियर? तो नेट वैल्यू एडेड एट एफसी का फॉर्मूला अभी तक हमने लर्न नहीं किया। ये कुछ नया कंसेप्ट है हमारे पास जो अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये कंसेप्ट नया नहीं है, इन्हीं फॉर्मूले के बीच में हमारा ये कंसेप्ट है जो हमें ढूंढना है कि इसके थ्रू हमने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब ध्यान से समझो इस चीज को। हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी है, यानी कि जीडीपी, कुछ भी एक बार बोलो। हम यहाँ पे वैल्यू एडेड बोल रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडेड जैसा कुछ दे रखा है हमारे टर्म्स के अंदर, इसीलिए। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में वैल्यू आउटपुट में से मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट लेस कर दूंगी, बट इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है इस टाइम। तो मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले को अभी कंप्लीट नहीं कर सकती, इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू मतलब मेरे पास जो चीज गिवन है मैं उस पॉइंट को यहाँ पे लिखूंगी। अगर मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी से नेट वैल्यू एडेड एट एफसी तक जाना हो तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसी फिगर को, इसी टर्म को यहाँ पे नोट कर रही हूँ एक बार। कैसे? नेट वैल्यू एडेड एफसी। क्लियर? मुझे क्या करना है कि इस फॉर्मूले को जो मैंने नोट डाउन किया है इसको आगे आगे पास आउट करके यहां तक पहुंचना है। इट मीन्स जो फॉर्मूला गिवन है पहले मैं वो नोट डाउन कर दूंगी, क्योंकि ये किसके बराबर है, इस फॉर्मूले के। तो मैं इसकी जगह पे इसका फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ ना, तो मैंने वही किया है। सबसे पहले इसकी जगह पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन होगी तो बहुत सिंपल था, पहले हम इसकी वैल्यू नोट कर देते। इट मीन्स जैसे सपोज करो 100 है तो 100 में से यहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत आसान था, जी से एन बनाओ, फिर एमपी से एफ से बनाओ। बट इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, बट इसका फॉर्मूला गिवन है, तो मैं फॉर्मूला नोट कर लेती हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ध्यान से समझना मैं बार बार क्या चीज बोल रही हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। मुझे फॉर्मूला पता था, मैंने वो नोट कर लिया। मेरा क्या बन गया ये चीज, जीवीए एमपी तक हम पहुंच गए। राइट? अब जी से मुझे एन बनाना है, ये वाली चीज मेरी जीवी है। तो जीवीए में से मुझे क्या करना है, ग्रॉस से नेट तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट बीच में होता है, मुझे इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वर्डिंग लिख देती हूँ डेप्रिसिएशन। मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। क्लियर? अब मेरा क्या बन गया, जी से एन में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर यहाँ पे वैल्यू एडेड है, तो वैल्यू एडेड मेरे पास भी है हमारे क्वेश्चन के टर्म के अंदर। मुझे यहाँ पे एमपी दे रखा है, जो मेरा फॉर्मूला था। एमपी से मुझे एफसी तक जाना है, एफसी तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस को बीच में से हटा देना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स अगर क्वेश्चन में है तो मुझे वो नहीं लेना, इनकी लेस कर दो। तो ये एमपीबी किस में कन्वर्ट हो गया, एफसी के अंदर। ये जी किस में कन्वर्ट हो गया, एन के अंदर। कैसे, इस फॉर्मूले को लिखने के बाद। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने लिखी थी। ये जीवीए है, और जीवीए में से डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर दोगे तो वो ये चीज बन जाएगी, ऑटोमेटिकली ये चीज बन जाएगी। इसलिए कोई नया फॉर्मूला नहीं था, इसी में से हमने ये चीज देखी है करके कि अगर जी से हमने एन तक जाना तो क्या बनेगा, ये और दो चीजें लेस करनी पड़ेंगी, और बन गया। अब हमारे पास जो आइटम गिवन है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, ताकि हमारे पास जो चीज मिसिंग है वो ऑटोमेटिकली निकल आए। हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एफसी है, यस, दिस इज 80, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 80 इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट है, यस इट इज 200, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ 200। इनडायरेक्ट इंटरमीडिएट कॉस्ट है, नो, तो मैं इंटरमीडिएट कॉस्ट को ऐसे ही एज इट इज लिख देती हूँ, इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन है, दैट इज 20, तो मैंने 20 नोट डाउन कर लिया। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स है। सेल टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज में माइनस कर देती हूँ, 15 माइनस 5, तो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। मैंने यहीं पे इसको नेट कर दिया। क्लियर? तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बना दिया, कितना आ गया, 15 माइनस 5 10, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 80, उसके बाद 200 में से मैंने यहाँ पे लेस कर दिया 30, और माइनस एज इट इज रहने दिया इंटरमीडिएट कॉस्ट को। क्लियर? ये मेरे पास हो गया 170। क्लियर? और माइनस आईसी यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट। अगर मैं इस टर्म को 80 माइनस 170 कर देती हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके माइनस 90,
और माइनस को मैं आपस में कट कर देती हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, IC यानी कि इंटरमीडिएट कॉस्ट 90 रुपीज़। हम यहाँ पे रुपीज़ में ले रहे हैं अभी। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट का मुझे सिंपल सा फॉर्मूला जो अभी तक फाइंड आउट नहीं हो रहा था, अपने क्वेश्चन को देख के वो एक ही कंसेप्ट में मुझे समझ आ गया कि मुझे पहले वैल्यू लिखनी है जीडीपी। जीडीपी को किसके इक्वल टू गिन सकते हैं हम, जीवीए। तो मेरे क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड था यानी कि एनवीए था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। तो कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स को, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कंफ्यूज नहीं करता, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना है, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिकॉशंस रिगार्डिंग वैल्यू एडिड मेथड। किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा अगर हम वैल्यू एडिड मेथड को अप्लाई करते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट वन इज, जैसे कि एज यूजुअल हमने पहले भी रीड कर लिया है दो मेथड के अंदर, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जब भी कोई सेकेंड हैंड गुड हमने लेनी है तो उस गुड्स के लिए जो भी हमारे पास परचेजिंग का पैसा आएगा जाएगा या फिर सेल करके पैसा आएगा, उन दोनों चीज़ों को हमने नेशनल इनकम को काउंट करते हुए इंक्लूड नहीं करना। क्यों? बिकॉज दे वर काउंटिंग एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द ईयर इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड। जब वो चीज़ें बनी थी तभी उसी साल हमने इनको कंसीडर कर लिया था, ठीक है। सो देयर विल बी नो नीड टू इंक्लूड वन मोर टाइम इन टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। इसीलिए हम इनको नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हुए इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट, कमीशन अर्न ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाकी अदर मेथड्स के अंदर कि अगर ऐसी चीज़ों को बेचने के लिए या खरीदने के लिए कोई एजेंट हम बीच में रखते हैं, कोई ब्रोकर है, तो उसको हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कमीशन को हम कंसीडर करेंगे क्योंकि वो कमीशन क्या है, उस पर्सन की सर्विस के बदले में उसको मिल रहा है। तो सर्विसेज हमेशा ही क्या होती हैं, इन्वॉल्व की जाती हैं नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हुए। क्लियर। तो हमने उस सर्विस को भी बीच में लेना है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं उसमें से भी सिर्फ ऑन प्रोडक्शन की बात करते हैं, गुड्स की जो भी खुद के लिए प्रोड्यूस की गई है, तो उसको क्या हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे? यस, करते हैं। अगर कोई प्रोड्यूसर है, जैसे कि एग्जांपल है कि वो कार बनाता है, कार का मैन्युफैक्चर है, एंटरप्राइजेस है, बिजनेसमैन है, कार प्रोड्यूस करता है। अगर उसने कार अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, अपनी जो उसका एम्प्लॉयज है उसके लिए उसने यूज कर ली, तो क्या ऐसी प्रोडक्शन यूनिट को हम बीच में इन्वॉल्व नहीं करते नेशनल इनकम के लिए? डेफिनेटली हम उनको इन्वॉल्व करते हैं नेशनल इनकम की काउंटिंग के लिए, क्योंकि वो सारा प्रोडक्शन क्या है, चाहे वो खुद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट बन रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रही है। क्लियर। तो हमने उसको भी इन्वॉल्व करना है। इट इज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड बिकॉज दीज गुड्स आर लाइक दोज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट। ये उसी तरीके से होंगे जैसे हमने मार्केट में प्रोड्यूस की है, मार्केट वाले लोगों के लिए हमने प्रोड्यूस की है। सेम अगर वो अपने एम्प्लॉय के लिए भी वो कार प्रोड्यूस कर रहा है, खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसको भी हमने लेना है क्योंकि प्रोडक्शन तो फिर भी हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर उस कार की। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि अभी हमने टॉपिक रीड कर लिया, उसमें से लिखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इट इज नॉट इंक्लूडेड टू एस्टिमेट द वैल्यू एडेड। तो हमने नेशनल इनकम की वैल्यूएशन करते हुए इसको इग्नोर करना है, टोटली अवॉइड कर देना है, इंटरमीडिएट गुड्स को हमने नहीं लेना है, ठीक है। इसीलिए जब हम किसी भी चीज की वैल्यू निकालने वाले हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस वैल्यू में किसी न किसी रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड तो नहीं है, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऐड तो नहीं है। अगर है तो हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। फिर जो एक नया कंसेप्ट आता है उसी को हम इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने वीट की कंसेप्ट लिया था, वीट जो एक फार्मर जो है एक फ्लोर मिल को बेच देता है, तो वीट कितने का लिया था अपनी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली। चलो न्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 600 है हमारे पास वीट और यहाँ पे उस वीट को 600 वाले को किसमें दे दिया, एक फ्लोर मिल को दे दिया। अगर उस फ्लोर मिल वाले ने लिया है और उसने आटे का रेट कितना बता दिया बनाने के बाद 800, तो 600 में उसने ली थी कनक यानी कि अनाज, और जब उसको पीस के उसका आटा यानी कि फ्लोर बनाया
तो वो कितने का बता दिया 800। तो इसमें कितनी वैल्यू उसने एडिशन कर दी थी 200। तो हमने सिर्फ फ्लोर की ही कॉस्ट जो है वो मेजर करी है 200, ना कि हमने 800 को उठाया है। ठीक है, तो 600 हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। नेक्स्ट आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ऑनर ऑक्युपाइड हाउस। इम्प्यूटेड रेंट को भी हम कंसीडर करते हैं जब हमें नेशनल इनकम की वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, हम इसको इन्वॉल्व क्यों करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद उस मकान में रह रहा है या उसने किराए पे नहीं दिया। अगर उसी चीज को, ऑनर ऑक्युपाइड हाउस को सेम वैल्यू हम रखते हैं, अगर वो किराए पे देता तो उसकी वैल्यू होती, यानी कि उस घर की भी वैल्यू है, क्योंकि वो भी एक फैक्टर है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स हैं हम इन्वॉल्व करते हैं, तो वो भी फैक्टर है, चाहे वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, चाहे किसी को किराए पे दे रहा है, तो वैल्यू हर एक चीज की बनती है। वो वैल्यूलेस आइटम नहीं है, इसकी वैल्यू हम लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। ठीक है, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस। नेक्स्ट आता है सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ये सिंपल हमारे शॉर्ट नोट के अंदर भी आता है कि हमारे पास जो सर्विसेज होती हैं खुद के लिए, सेल्फ कंजम्पशन सर्विसेज को हम इन्वॉल्व क्यों नहीं करते हैं। सेल्फ कंजम्पशन कौन सी होती हैं, जैसे कि जो खुद के लिए घर पे एक लेडी अपने बच्चों के लिए कुछ खाना बना रही है, अपने गार्डन के अंदर गार्डनिंग कर रही है, अपने खुद के बच्चों के लिए स्टिचिंग कर रही है, कुछ बना के उनको दे रही है कपड़े के जैसे कुछ भी। तो इट मीन्स ये सारी चीजें क्या है, वो खुद अपनी सेल्फ कंजम्पशन अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही है। क्लियर, तो ऐसी चीजों को हम सेल्फ कंजम्पशन कहते हैं, और इन चीजों का जिक्र नेशनल इनकम की काउंटिंग के लिए नहीं किया जाता। इसके दो रीजन है। फर्स्ट वन, एक तो जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड वाइफ की अगर बात कर रहे थे हम, तो उसको कोई भी अर्निंग नहीं होती इन चीजों को करने के लिए। वो सर्विस जरूर प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सर्विस के बदले में उसको कोई अर्निंग नहीं हो रही है। सर्विस है लेकिन अर्निंग नहीं है। तो जहां पे एक कंसेप्ट है, दूसरा नहीं है, तो हम उसको फैक्टर इनकम के अंदर काउंट नहीं करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर काउंट नहीं करते हैं, वो खुद के लिए कर रही है। सेकेंडली, एक रीजन इसका ये भी है कि अगर हम एज ए सर्विस उसको मान भी लेते हैं तो हम उनकी इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन करना बहुत टफ है। इवैल्यूएशन वर्क इज वेरी टफ। ठीक है, इज वेरी टफ वर्क। क्यों? क्योंकि अगर इसी तरह से हम सभी घर के लोगों की सेल्फ कंजम्पशन को उठाते हैं तो प्रॉपर मेजरमेंट पूरी इकॉनमी का, नेशन का हमारा नहीं हो सकता। तो इस चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, इनको हम बीच में काउंट नहीं करते। क्लियर? तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो हमें वैल्यू एडेड मेथड को करते हुए ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हम बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे नेशनल इनकम में थ्योरेटिकल वाइज आ सकते हैं। प्रैक्टिकल तो हमने कर लिया, 3 तरह के मेथड्स हैं, उनमें से किसी तरह से भी आपको क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल की फॉर्म में आ सकता है। और थ्योरेटिकल फॉर्म में जैसे कि हमने इनकम मेथड के टाइम पे किया था कि कुछ चीज़ें जो हम नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इन्वॉल्व करते हैं, येस और नो में हमें आंसर देना है, उसका रीजन के साथ देना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने तब बताए थे, आज एक तो क्वेश्चन बता रही हूँ कि किस तरह के नेशनल इनकम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट नोट में, व्हाट डू यू मीन बाय द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब डबल काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसकी एरर अगर होती है तो वह किस तरह की एरर काउंट की जाती है। इसमें है कि एरर ऑफ डबल काउंटिंग अकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ सम गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इज काउंटिंग मोर देन वन टाइम। अगर हम किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कोई एरर है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ डबल काउंटिंग। जैसे कि अभी लास्ट में हमने एग्जांपल लिया था, फार्मर जो है वो प्रोड्यूस करता है वीट और उसने अपनी वीट का रेट कितना रखा है 600, वैल्यू कितनी है 600। सिमिलर अगर हम ये किसी फ्लोर मिल को फ्लोर बनाने के लिए देते हैं तो उसने फ्लोर बनाया, ठीक है, और उसने रेट रख दिया 800। क्लियर? तो क्या ये हमारे पास डबल काउंटिंग नहीं हो रही वीट की? वीट को हमने यहां भी इन्वॉल्व किया था और जब फ्लोर मिल ने दोबारा आटे की वैल्यूएशन बताई है तब उसने 800 बताया है, तो हमने दोबारा यहाँ पे ऐड कर दिया। कैसे? 600 का उसने वीट लिया है एज ए रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए, ठीक है, और 200 रुपया उसने और चार्ज कर दिया, तब उसने रेट बताया है 800। अगर हम यहाँ पे 600 800 दोनों को इन्वॉल्व कर लेते हैं
तो यहाँ पे होगी डबल काउंटिंग, किस चीज की, वीट की, क्योंकि 600 तो वीट ही है इस 800 के अमाउंट यानी कि वैल्यू के अंदर। तो इस तरह की डबल काउंटिंग हो जाती है, इसीलिए हम क्या निकालते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड ही यूज करते हैं। वैल्यू एडिशन निकाल के ही हम हर एक आइटम, ईच एंड एवरी आइटम जो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल आइटम का हम रेट निकालते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तब उनका सम करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एरर ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आपको एक कंसेप्ट आ जाए तो आप इसकी वर्डिंग लिखने के बाद एक एग्जांपल अपनी तरफ से दे सकते हो। सेकंड, जैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाउ इज एक्सपोर्ट डिफरेंट फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नॉर्मली बच्चे यही कहते हैं कि मैम एक्सपोर्ट हो गया या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक ही तो बात है, वो भी तो बाहर से आया है, और एक्सपोर्ट का मतलब हम बाहर जो है वो भेज रहे हैं, या अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया तो उसका मतलब वो भी बाहर भेज रहे हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब भी वही होता है। ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो एक्सपोर्ट की बात हम कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं नेट, यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर, तो ये सब बच्चों को पता है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किस चीज का करते हैं हम, गुड्स का ही हम क्या करते हैं, या सर्विसेज का क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं। लेकिन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर, जो बाहर से हमारी इनकम आने वाली है उसमें से जो जा रही है उसको लेस कर दो तो आपके पास आ जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसके अंदर हमने गुड्स या सर्विसेज का यूज किया ही नहीं, हमने क्या चीज की है कि जो फैक्टर्स हमारे 4 फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, अगर वो 4 फैक्टर हमारे बाहर कहीं पे अपनी कंट्री के अलावा कहीं और काम कर रहे हैं तो उनको इनकम मिलेगी, और वो इनकम उनकी इंडिया में आके ही ऐड होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट हमारी कंट्री के हैं, तो वो पैसा बाहर कमा के पैसा बाहर क्यों छोड़ाएंगे, उनको हमारी ही कंट्री की इनकम में एडिशन करना पड़ेगा। इनका ये मतलब होता है, इसमें हम फैक्टर्स के द्वारा मिली हुई इनकम कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का होता है। क्लियर, तो दीज टू कंसेप्ट्स आर ड्रास्टिकली डिफरेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह के मैंने 1-2 क्वेश्चंस लिए थे आपको समझाने के लिए। आपको इसकी अपनी बुक के बैक एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, और साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट जो दे रखे हैं वो भी रीड करना है। तो आज अपने इस लेक्चर के साथ हमारा नेशनल इनकम जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब तक आप इसको रिवाइज करते रहना। ओके स्टूडेंट।